Hello dear students, myself Mrs. Prabla, I am your history teacher and I welcome you in the second part of the Sangam age. This is the second video session of chapter number 5 class 9, the Sangam age. In the first video part, we have discussed the introduction of the Sangam age and the sources of Sangam age. संगम एज के क्या क्या सोर्सेज रहे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। कैसे जो था संगम एज जो साउथ इंडिया का जो संगम एज है वो साउथ इंडिया का पार्ट रही है। उसमें मेनली 3 अंपायर्स ने उस समय रूल किया था, चोलास, पांड्यास एंड चेरास ने। उसके बाद उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो सेशन में कि संगम एज के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है कि संगम एज भी इंडिया में हुई है, कोई संगम एज जो है इंडिया में हुई है। ठीक है, तो सोर्सेज डिस्कस किए थे, लिटरेरी सोर्सेज डिस्कस किए थे, इंस्क्रिप्शंस है ना, उसके बाद मेगालिथ्स, बिग स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द संगम एज, their economic life, religion, education and literature as well as the recreation of the Sangam people. ठीक है, so let's start with the society and economy. So first topic is society and इकोनॉमी। तो संगम एज में जो थी बच्चे सोसाइटी क्या थी, कैसी सोसाइटी थी संगम एज में? एक्चुअली द हेड ऑफ द सोसाइटी वाज किंग। जो सोसाइटी का हेड होता था दैट वाज किंग। किंग वाज नोन एज द हेड ऑफ द सोसाइटी एंड किंग एंड क्वीन वाज रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। तो राजा और जो रानी होते थे ना, तो उनको ना रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड माना जाता था, मतलब उनको एक परमात्मा का एक गॉड का दर्जा देते थे वो लोग, राजा और रानी को, अपने राजा और रानी को, है ना। देयर आइडियल्स वर केप्ट इन द टेम्पल्स। तो किंग के जो आइडियल्स होते थे उनकी मतलब उनकी मूर्तियों को, किंग एंड क्वीन की मूर्तियों को वो मंदिरों में रखते थे। देयर आइडियल्स वर केप्ट इन द टेम्पल्स एंड किंगशिप वाज हेरिडेटरी। और जो राजा की पोजीशन होती थी, द पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडेटरी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता था। एंड तो किंग्स टुक टाइटल्स भी वो अपने आप को देते थे टू मार्क देयर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स को मार्क करने के लिए। ठीक है, एंड दे लिव्ड इन वेरी बिग पैलेसेस। जो राजा लोग होते थे दे लिव्ड इन वेरी बिग पैलेसेस। ठीक है, लिव्ड इन पैलेसेस, पैलेसेस में वो लोग रहते थे, बड़े बड़े राजमहल बने होते थे उनके रहने के लिए। एंड किंग वाज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। तो किंग को असिस्ट करने के लिए, किंग की हेल्प के लिए, राजा को राय देने के लिए, डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते थे वो राजा की हेल्प के लिए ऑलवेज उसके पास रहते थे। ठीक है, एंड चोला किंग्स हैड टाइगर एज देयर रॉयल एम्बलम। तो चोला किंग्स का जो रॉयल एम्बलम था वो क्या था? टाइगर रहा है। ठीक है, एंड द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो पूरा का पूरा अंपायर होता था दैट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बेटा, अंपायर दैट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो अंपायर होता था वो प्रोविंसेस मतलब स्टेट होगी एक टाइप की। तो अंपायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। जो प्रोविंसेस होते थे वो किसमें डिवाइडेड होते थे? मंडलम्स में डिवाइडेड होते थे। एंड मंडलम्स मतलब बच्चे हो गया जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे ऊपर अंपायर हो गया। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो सेंटर लेवल पे हो गया इंडिया, सेंटर के बाद डिवाइडेशन हो गया स्टेट्स की, तो वैसे प्रोविंसेस हो गए है ना। अंपायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। जैसे स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, वैसे ही प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू मंडलम्स एंड मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू कॉटन्स और वालानाडुस। तो मंडलम्स जो होते थे वो किस में डिवाइडेड होते थे? कॉटन्स और वालानाडुस में। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो सिटीज आ गई ना, बिग सिटीज आ गई, उसके बाद उसकी सब डिवीजन हो गई नाडुस में। नाडुस के बाद जो लास्ट यूनिट आ गई वो आ गई उर्स जो होती थी वो उस सोसाइटी की, संगम सोसाइटी की सबसे जो लास्ट यूनिट होती थी, उनका मतलब होता है विलेज। विलेज लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेज हेडमैन के द्वारा देखा जाता था। क्लियर हो गया? तो उर्स जो हो गया वो विलेज की। सो लास्ट सोसाइटी, लास्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होगी संगम एज में। एंड द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। सोर्स ऑफ इनकम, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था?
लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, वो मेन सोर्स था अंपायर का। एंड जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, कि कौन सा टैक्सेबल लैंड है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। जो गुड क्वालिटी का लैंड होता था वहां से टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जाता था, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, जिस लैंड की कैटेगरी अच्छी नहीं होती थी, वहां से लैंड कम कलेक्ट किया जाता था। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए जनरली तो 1/6 पार्ट ऑफ द लैंड एरिया, जितनी प्रोडक्शन होती थी उसका जो 1/6 पार्ट था वो एज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। एंड लैंड वाज पेड बाय लैंड ओनर इन कैश और इन काइंड। तो लैंड का जो रेवेन्यू होता था वो कैश में भी पे किया जा सकता था और किसी वस्तु के रूप में भी, और एनी काइंड, किसी भी टाइप से, जैसे भी उनको ठीक लगता था, सुटेबल लगता था, वैसे वो अपना लैंड रेवेन्यू पे कर सकते थे। क्लियर है। तो लैंड रेवेन्यू के अलावा और सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे उनके? Beside the land revenue, there were some other sources of income. Sources of income like क्या हो गया? टोल टैक्सेस हो गए, टैक्सेस ऑन माइंस हो गए, है ना, टोल टैक्स, टैक्सेस ऑन माइंस, टैक्सेस ऑन माइंस, क्राफ्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगते थे, ठीक है। एंड पोर्ट्स, फॉरेस्ट टैक्स भी देना होता था लोगों को। तो इस टाइप से these were the various other sources of income for the king, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स एंड हाउस टैक्स वर आल्सो कलेक्टेड। प्रोफेशनल टैक्स भी कलेक्ट किए जाते थे, हाउस के ऊपर भी टैक्स लगते थे, हाउस टैक्स जिसको बोला जाता है। तो these all taxes were the source of income for the empire, for the ruler, okay। the तमिल सोसाइटी, अब हम करेंगे इसकी सोसाइटी की बात। तो यह हो गया इकोनॉमी कैसी थी उसकी, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। संगम एज में जो सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी? वैदिक पीरियड में बच्चे जो सोसाइटी मैंने डिस्कस की थी वो याद है आपको? वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। क्या थे उसमें? ब्राह्मणस थे नंबर 1 हाई पोजीशन पे, नंबर 2 पे वैश्यास थे, नंबर 3 पे नंबर 1 पे ब्राह्मणस थे, नंबर 2 पे क्षत्रिय थे, सॉरी, नंबर 3 पे वैश्यस थे, एंड लास्ट जो पोजीशन थी, जो लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी था, वो था शूद्रास का। उसी टाइप से ये जो सोसाइटी थी, ये भी सोसाइटी 4 पार्ट्स में ही डिवाइडेड थी। लेकिन यहाँ पे आकर क्योंकि ये थोड़ी तमिल एरिया आ गया, साउथ का एरिया आ गया, तो वहाँ पे उनके नेम चेंज हो गए। जैसे वैदिक एज में नॉर्दर्न पार्ट था, वहाँ पे हम लोग ब्राह्मण्स बोलते थे, तो यहाँ पे भी डिवीजन 4 कैटेगरीज में ही थी, लेकिन यहाँ पे उनके नेम जो है वो चेंज हो गए। पहला जो था, पहला क्या बोलते हैं? अथनार। पहली जो सोसाइटी थी अथनार, मतलब ब्राह्मण्स कैटेगरी के जो लोग आए वो फर्स्ट कैटेगरी में आ गए। सेकंड में आपका आ गया अरासार, सेकंड कैटेगरी में आ गया आपकी अरासार। थर्ड आपका आ गया वैसला, एंड जो लास्ट लोएस्ट वन था वो था वेलाला। तो ये थी 4 डिविजन्स, एथनार, अरासार, वेसलार एंड वेलाला। So in this way the society was divided into 4 categories, and the rice was the staple food during the Sangam period. तो संगम पीरियड में जो मेन स्टेपल फूड था वो क्या था? राइस। नो, स्टेपल फूड क्या रहेगा? राइस। राइस वाज द स्टेपल फूड। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द संगम पीरियड। इकोनॉमिक लाइफ क्या कहती है संगम एज की? जनरली द तमिल सोसाइटी हैड एंजॉयड एन एफ्लुएंट इकोनॉमी ड्यूरिंग द संगम एज। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स मेड द संगम तमिल्स ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट। तो क्या था? एग्रीकल्चर फ्लोरिश था, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन,
इंडस्ट्री थी, ट्रेड था, व्यापार भी था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, दीज ऑल मेड द संगम सोसाइटी सेल्फ रिलायंट एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज आल्सो कैरिड बिटवीन द इंडिया एंड द ग्रीक्स। एक्सटर्नल ट्रेड भी एग्जिस्ट था, एक्सटर्नल ट्रेड जो था दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक। तो ग्रीक्स के साथ जो था इंटरनल ट्रेड जो था वो एग्जिस्टेड था। कॉटन, स्पाइसेस, कॉटन हो गया ना, स्पाइसेस हो गए, मसाले वगैरह, पर्ल्स हो गए, मोती एंड प्रीशियस स्टोन्स, दीज ऑल द मेजर थिंग्स वर एक्सपोर्ट। तो ये सब चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहर भेजा जाता था, ठीक है। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर। तो मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था? एग्रीकल्चर था। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द संगम एज वर ऑक्यूपेशन, पैडी वाज द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप थी वो क्या थी? पैडी। पैडी मीन्स धान, चावल, राइस, है ना। पैडी वाज द मेन क्रॉप एंड इन स्पाइट ऑफ पैडी अदर मेन क्रॉप्स वर मिलेट्स हो गए, ग्राम हो गया, है ना, शुगर केन, दीज क्रॉप्स वर आल्सो ग्रोन एट दैट टाइम। एंड एग्रीकल्चर के अलावा वीविंग एंड स्पिनिंग वाज आल्सो एक्सिस्टेड इन द सोसाइटी। वीविंग एंड स्पिनिंग जो थे वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट रही उस टाइम की, वीविंग एंड स्पिनिंग। Weaving and spinning was also the important crafts in the Sangam period, ठीक है। एंड इसके जो वीविंग एंड स्पिनिंग के जो मेन सेंटर्स रहे हैं वो क्या रहे? उरायार एंड मदुराई। These were the two main centers of the for the weaving and spinning। और कॉटन फैब्रिक जो था बहुत ज्यादा मेन प्रोडक्शन थी इंडिया में इसकी, कॉटन फैब्रिक की। क्लियर है? तो वीविंग एंड नंबर 1 पे आपका एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड आपका वीविंग एंड स्पिनिंग हो गया, थर्ड नंबर पे आपका आ गया फिशिंग, फिशिंग एंड हंटिंग। तो फिशिंग एंड हंटिंग, फिशिंग हो गया बच्चे मछली पालना, हंटिंग हो गया शिकार करना। तो ये सब चीजें भी लोग करते थे। और सोसाइटी में क्या था? इकोनॉमिक यूनिट ऑफ सिस्टम कैसा चलता था? बर्टर सिस्टम था। बर्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था। बर्टर सिस्टम आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको पता होगा बर्टर सिस्टम क्या होता है। बर्टर सिस्टम में क्या होता है? जो चीजों के बदले में कैश पेमेंट नहीं की जाती है, चीजें जो है कैश पे करेंसी देकर नहीं खरीदी जाती है, चीजों के बदले में चीजों का, गुड्स का एक्सचेंज होता है बर्टर सिस्टम जो है, ठीक है। तो बर्टर सिस्टम क्या था? ट्रेड वाज फॉलोड थ्रू द बर्टर सिस्टम। जनरली द पीपल एक्सचेंज देयर कमोडिटीज विद द नेबर्स। तो अपनी कमोडिटीज को, अपनी चीजों को, वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे वो बर्टर सिस्टम में। तो ये थी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द संगम एज। इन द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन। तो रिलीजन क्या कहता है संगम एज का? धर्म कैसा था? धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पीपल ऑफ द संगम एज वर्शिप डिफरेंट डाइटीज। तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे वो लोग। थिरुमल और मयोन। थिरुमल जिसको क्या बोलते हैं? थिरुमल और मयोन, दैट वाज द मेन डाइटी। थिरुमल और मेयोन। नेक्स्ट आपका आ गया वरुणन और गॉड ऑफ द सी। वरुणन जिसको गॉड ऑफ सी भी बोला जाता है। वरुणन और द गॉड ऑफ द सी। आ गया नेक्स्ट मुर्गन। मुर्गन की पूजा करते थे, मुर्गन स्वामी, मुर्गन। एंड देन आ गया इंद्रा। इंद्रा को रेन गॉड बोला जाता है बेटा। Indra also known as rain god. So these were the important deities during the Sangam age. Clear? In addition of these gods, the Sangam Tamils worshipped their ancestors also. तो ancestor worship भी यहाँ पे exist थी। इसके अलावा जो ancestors,
वो अपने एंसेस्टर्स की पूजा भी करते थे। एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों को वो उनकी भी पूजा करते थे। एंसेस्टर्स सिंगल एंसेस्टर्स, ठीक है। तो एंसेस्टर वर्शिप एक्जिस्टेड थी। दे इरेक्टेड मेमोरियल स्टोन्स, हीरो स्टोन्स कॉल्ड नाडुकल और वीराकाल। तो हीरो स्टोन्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी जो वीडियो बनी थी ना उसमें मैंने बात की थी। हीरो स्टोन्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जिसके ऊपर उस टाइप के जो उस एज के जो हीरोज हैं, उस एज के जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जो फेमस पर्सन हैं, उनके जो नेम्स वे वो खुदवाए होते हैं। तो उनके मेमोरी के लिए उनकी याद के लिए तो हीरो स्टोन्स लगवाए जाते थे, जिनको क्या बोला जाता था, नाडुकल, जहाँ वीराकाल भी बोला जाता था। द संगम पीपल हैड आल्सो वर्शिप द नेचर ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की भी वो पूजा करते थे, जैसे सन हो गया, नेचर में क्या आते हैं, सन, मून हो गया, रेन। तो इस टाइप से जो नेचुरल सोर्सेज थे, रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स, माउंटेन्स, तो नेचर के वर्शिपर भी वो थे। संगम पीपल जो थे वो नेचर वर्शिपर भी थे। क्लियर है। एंड नीम ट्री को वो सेक्रेड ट्री मानते थे। नीम ट्री, नीम ट्री वाज द सेक्रेड ट्री फॉर द संगम। क्लियर हो गया बच्चे, ये था रिलीजन ऑफ द संगम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन एंड लिटरेचर। गर्मी बच्चे बहुत है, पसीना आ रहा है। तो एजुकेशन एंड लिटरेचर, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ना फैन भी ऑफ करना पड़ता है, इसलिए पसीना बहुत ज्यादा आता है। सो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वाज द कॉमन फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। एजुकेशन सबके लिए थी, ये नहीं था कि वुमेन एजुकेशन नहीं ले सकती थी, मैन नहीं ले सकते थे। तो एजुकेशन वाज कॉमन फॉर ऑल मेन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर। चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे मैन, चाहे वुमेन, सब लोग जो थे वो एजुकेशन सबको राइट था। एंड पेरेंट्स अटैच्ड इंपॉर्टेंस फॉर द एजुकेशन। पेरेंट्स जो थे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते भी थे एंड देयर मेन दे मतलब पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को एजुकेट करते भी थे, ठीक है। देयर मेन फोकस वाज द एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। एंड इस टाइप से एजुकेशन सिस्टम का संगम एज का वो काफी अच्छा था, ठीक है। इस टाइप से सेकंड जो है उसका लिटरेचर, लिटरेचर भी बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस हुआ है ना। लिटरेरी सोर्सेज मैंने डिस्कस किए थे अपने फर्स्ट वीडियो सेशन में, देखना आप लोग। तो कितने लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, तमिल जो पोइट्स है, तमिल जो राइटर्स है उन्होंने लिखे हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था शिलापाडिक्रम, मणिमेकालाई है ना, तोल्कापियम, तिरुकुराल। तो इस तरह से बहुत सारी पोएम, बहुत सारे जो एपिक्स वगैरह जो हैं इस एज में प्रोड्यूस किए गए। क्लियर हो गया एजुकेशन एंड लिटरेचर। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए वो क्या करते थे, संगम क्या करते थे, संगम पीपल। The people of the Sangam age had spent their time in excellent ways of recreation। तो काफी अच्छा रिक्रिएशन सिस्टम था, एक्सीलेंट वेज वो यूज करते थे, रिक्रिएट करते थे अपने आप को। पॉटरी बनाते थे, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पॉटरी मेकिंग करते थे, म्यूजिक हो गया है ना, डांस, ड्रामा, हंटिंग। तो ये सब चीजें वो किस लिए करते थे, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, अपने आप को अपने मनोरंजन के लिए। द संगम पोएट्स मेड द किंग्स एज वेल एज द पीपल थ्रू रेंडरिंग ब्यूटीफुल वर्सेस। द इस टाइप से हंटिंग वाज द अनदर रिक्रिएशन। यंग एंड एनर्जेटिक टुक पार्ट इन ड्यूल्स। तो हंटिंग करते थे, यंग जो लोग होते थे वे ड्यूल गेम्स वगैरह भी खेलते थे ना, ड्यूल्स में पार्टिसिपेट करते थे। व्हाइल द ओल्ड प्लेयर, ओल्ड जो पर्सन होते थे वो इंडोर गेम्स भी खेलते थे। तो उसमें एक और चीज हम देख सकते हैं, इंडोर गेम्स जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया। तो इस टाइप की इंडोर गेम्स वो लोग प्ले करते थे। वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन हैड देयर ओन गेम्स टू प्ले। वुमेन एंड चिल्ड्रंस की भी अपनी अपनी जो थी अलग अलग गेम्स बनी हुई थी प्ले करने के लिए, खेलते थे वो लोग, अपने आप को रिक्रिएट करते थे। क्लियर। द म्यूजिकल जो म्यूजिक के लिए क्या था, डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे शेल्स हो गए,
शेल्स बच्चे क्या होता है? शेल्स का मतलब शंख होता है, जो बजाते हैं ना मंदिरों वगैरह में शंख। शेल्स हो गए, ड्रम्स हो गए, फ्लूट्स हो गए, ल्यूट्स हो गए, तो सबसे कुछ फेमस जो थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम में थे। द आर्ट ऑफ डांसिंग वाज एनकरेज्ड ड्यूरिंग द संगम पीरियड। तो संगम पीरियड में डांस की आर्ट को भी काफी प्रमोट किया गया। आर्ट ऑफ डांसिंग वाज आल्सो प्रमोटेड ड्यूरिंग द संगम पीरियड। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है संगम एज, वो कंप्लीट भी हो गया। तो आज हमने इस सेशन में इसकी सोसाइटी, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन, एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड रिक्रिएशन के बारे में डिस्कस किया है। सो वॉच द वीडियो अप टू द एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।